बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मिड टर्म के गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे और आज की इस वीडियो में क्लास 7 और सब्जेक्ट देखे मैथ, यानी कि मैथ का गेस्ट पेपर मिड टर्म का सेकंड टर्म का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल पेपर आपका 50 मार्क्स का ही है। इसकी ऑब्जेक्टिव कौन सी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल से एक वीडियो बनाई है, सब्जेक्टिव मैंने समझाई भी है। गेस्ट पेपर की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब ये देखिए इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो कि बड़ी मेहनत से मैंने समझाया है। इसके गेस्ट पेपर हैं ये, इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह कर लेना है। मैंने बड़े ही आसान तरीके से समझाया है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है कि अगर यू एक सेट दिया हुआ है, डी एक सेट दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी यही है कि इफ़ यू एंड डी, तो साबित करें मीन देन वेरीफाई डैट, कि क्या वेरीफाई करना है, डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट वो इक्वल है यू के। तो सबसे पहले इसकी मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि जब सेंटर में इक्वल आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट। देखिए मेरे पास डी तो है, स्टेटमेंट में डी है, लेकिन डी का कंप्लीमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं डी का कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा, फिर यूनियन लूँगा। ये जो ऊपर सी है ना, इसको कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो डी का कंप्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है, ये चीज़ आपको पता होगा कि कंप्लीमेंट लेने के लिए यूनिवर्सल सेट में से कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है उसको नेगेटिव कर दिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस डी। अब ये देखें यू किसके इक्वल है, ये गिवन है कि यू इक्वल है 1 2 3 सो ऑन 10 तक। तो मैं लिख लूँगा 1 2 3 4, इसी तरह सो ऑन चल रहे हैं 10 तक। माइनस डी किसके इक्वल है, ये है डी 2 4 6। तो मैं लिख लूँगा 2 4 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब नेगेटिव, देखिए नेगेटिव करते हैं ना, तो एलिमेंट्स को नेगेटिव करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स के सिर्फ देखते हैं। अब देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो वो मैं 1 लिख दूंगा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा, 2 नहीं लिखूंगा। देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मैं 3 लिख दूंगा। इसी तरह 4 इसमें है लेकिन इसमें भी है, 4 नहीं लिखूंगा। फिर 5 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। अगर आप सोच रहे इसमें 5 नहीं है, तो 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस से चल रहे हैं 10 तक। तो मैं यहाँ पर फिर लिख दूंगा 5। अब 6 इसमें भी है, इसमें भी है, वो नहीं आएगा। फिर 7 8 9 और 10 तक मैं लिख दूंगा, क्योंकि इसके आगे एलिमेंट्स ही नहीं थे। ये मैंने फाइंड कर लिया डी का कंप्लीमेंट। अब क्या फाइंड करना है, डी यूनियन डी कंप्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट। जो देखें डी के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 4 6 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन डी का कंप्लीमेंट ये है, डी का कंप्लीमेंट 1 3 5 7 8 9 और 10 ब्रैकेट क्लोज। अब यूनियन लेना आपको पता ही होगा कि यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया जाता है। तो ये देखिए 1 है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1। 1 के बाद यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो फिर 1 के बाद मैं लिख दूंगा 2। फिर ये है 3, वो मैं लिख दूंगा। फिर ये है 4, वो लिख दूंगा। 5 है, ये मैं लिख दूंगा। फिर ये है 6, वो लिख दूंगा। 7 8 9 10 वैसे ही लिख दूंगा, 7 8 9 और 10। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक किसके इक्वल है, ये सेट यू के इक्वल है। तो फिर इसका इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा यू। और लेफ्ट साइड पे क्या थी, डी यूनियन डी कंप्लीमेंट, वो वैसे ही आ जाएगा डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट। तो देखें मैंने यही प्रूफ करना था, स्टेटमेंट में दोबारा देखें डी यूनियन डी कंप्लीमेंट प्रूफ करना था, वो मैंने प्रूफ कर दिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह कि यू एक सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ है और बी एक सेट दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है मैंने, कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये डिमॉर्गन लॉ है, कि डिमॉर्गन लॉ प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, पहले ये प्रूफ करूँगा फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्योंकि अब ब्रैकेट आ गई है तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा फिर कंप्लीमेंट लूंगा। आपको पता है, आपने समझा हुआ है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर बाकी चीज़ सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाला ए इंटरसेक्शन बी ये सॉल्व करूंगा। अब ये देखिए ए सेट के एलिमेंट क्या है, ये है 1, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैंने लिख दिया है। फिर इंटरसेक्शन बी है और बी के एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं, वो मैं लिख लूँगा 2 4 6 8 और 10 और ब्रैकेट क्लोज।
अब इंटरसेक्शन उर्दू मीडियम के लिए एक पढ़ा जाता है तकाते। तो ये देखें, इंटरसेक्शन में होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो सेम होते हैं ना वो लिख दिए जाते हैं। तो ये देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो नहीं लिखूंगा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो आ जाएगा 2। फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर ये है 4 भी दोनों में है, 6 ये भी दोनों में है, और 8 ये भी दोनों में है। फिर इसमें 9 और इसमें 10 सेम नहीं है, तो जो सेम है वो है 2, 4, 6, 8। ये मैंने लिख लिया है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कंप्लीमेंट कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको समझाया है कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं कि यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में से कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है ना वो लिख दिया जाता है। कंप्लीमेंट के नीचे है ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने लिख दिया है। अब यू, इसके एलिमेंट ये है 1 से लेकर 10 तक, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक। माइनस ए इंटरसेक्शन बी अभी फाइंड किया है, ये है, इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें इनको नेगेटिव करना है। देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 1। फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, वो नहीं आएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, वो आ जाएगा 3। फिर 4 भी दोनों में है, 5 सेकेंड में नहीं है, वो मैं लिख दूंगा। 6 इसमें भी है, इसमें भी वो नहीं आएगा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7। 8 दोनों में है, वो नहीं आएगा। फिर बाकी 9 और 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो मैंने लिख दी है। ये इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड, तो यहाँ मैं हेडिंग दे दूंगा। अब राइट हैंड साइड वो क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये देखिए मैंने लिख लिया है। अब यूनियन लेना है किसका, ए कंप्लीमेंट का बी कंप्लीमेंट का, लेकिन स्टेटमेंट में मुझे ए गिवन है, बी गिवन है, इनके कंप्लीमेंट नहीं गिवन। तो सबसे पहले मैं इनके कंप्लीमेंट फाइंड करूंगा। ये देखें ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है वो नेगेटिव कर दिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ये देखें 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, मैंने लिख दिया है 10 तक। माइनस ए के एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक, तो मैं लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और ब्रैकेट क्लोज। अब नेगेटिव करना है, 1 इसमें है, इसमें भी है, ख़त्म। 2 भी कैंसिल, 3 भी, 4 भी, 9 तक दोनों में है, वो कैंसिल। तो फिर बाकी क्या है 10, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। ये मैंने फाइंड किया है ए कंप्लीमेंट। अब मैं फाइंड करूंगा बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी है वो है बी। अब यूनिवर्सल सेट अभी आगे भी लिखा है 1 से लेकर 10 तक, तो 1, 2, 3 सो ऑन 10 तक, माइनस बी। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, ये है 2, 4, 6, 8, 10। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, 4, 6, 8 और 10। अब नेगेटिव करूंगा इनको, ये देखें 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो आ जाएगा। 2 दोनों में है, ख़त्म। फिर 3, 4 भी दोनों में है, कैंसल। बाकी रह जाएगा 5, क्योंकि 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 भी दोनों में है क्योंकि इसमें है, 8 भी दोनों में होगा और 10 भी दोनों में होगा। बाकी क्या 5 के बाद 6 है, तो बाकी रह जाएगा 7, 8 भी दोनों में है, फिर 9, 10 भी दोनों में है, तो यहाँ तक ही आ जाएगा। अब बी का कंप्लीमेंट भी आ गया है, ये है, और ए का कंप्लीमेंट भी आ गया। अब क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट ये हैं, 10 मैंने लिख दिया है। फिर है यूनियन, ये है यूनियन का साइन। बी कंप्लीमेंट जो कि है 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके तरतीब से लिख दिया जाता है, 1, 3, 5, 7, 9। अब इसके बाद देखिए 10 है जो कि दूसरे सेट में है, तो मैं लिख दूंगा 10 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 10, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, ये है 1, 3, 5, 7, 9, 10 सेम है। तो सिंपल लास्ट में मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के। और जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना, इसको दोबारा यहाँ पे लिख देना है, ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, ये देखिए यू एक सेट दिया हुआ है, इस तरह का एक और क्वेश्चन है, ए एक सेट दिया हुआ है। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों के लिए साबित मैंने क्या करना है कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, यू के इक्वल। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ पे डी था, ए नाम चेंज हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट है। अब ये देखें ए, मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। लेकिन मेरे पास ए तो है, गिवन है, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी गिवन है, लेकिन ए कंप्लीमेंट नहीं है।
तो सबसे पहले मैं एक कम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा। कम्प्लीमेंट मैंने कितनी दफ़ा आपको समझा दी है, अब आपको पक्की तरह याद होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट के लिए जो भी है इसको नेगेटिव कर देते हैं। अब ये वीडियो आप देखें, इसके साथ बाद आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन पहले या सुबह सुबह आप ये वीडियो दोबारा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको दोबारा रिवाइज हो जाए और आपके माइंड में सारी चीज़ दोबारा बैठ जाए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? ये है यूनिवर्सल सेट, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 5 6 7 8 यानी कि काउंटिंग चल रही है कहाँ तक? 25 तक। माइनस ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ये है 7 9 13 17 21 और 24। अब इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा ना, नेगेटिव देखें, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 6 फिर इसके बाद 7 दोनों में है, वो नहीं लिखूंगा। 8 मैं लिख दूंगा। 9 दोनों में होगा, नहीं लिखूंगा। फिर इसके बाद 10 11 12 13 इसमें है, इसमें भी है, वो नहीं लिखूंगा। 14 15 16 17 भी दोनों में है, नहीं लिखूंगा। 18 19 20 21 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स मैंने नहीं लिखने काउंटिंग में, फिर ये वाले एलिमेंट्स ख़त्म कर दूंगा। फिर नेक्स्ट आएगा 22 23 24 भी इसमें है, वो नहीं लिखूंगा। और 25 तक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट्स 25 है। यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने ए कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया है। अब मैं क्या फाइंड करूँगा? जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए किसके इक्वल है? ये है ए, उसके एलिमेंट्स 7 9 13 17 21 और 24 ब्रैकेट क्लोज। फिर यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ये है ए कम्प्लीमेंट जो कि है 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 25 और ब्रैकेट क्लोज। अब यूनियन पता क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। अब ये देखें, 7 पहले बाद में लिखूंगा क्योंकि ये तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, मैं 5 पहले लिखूंगा। 5 फिर है 6, 6 के बाद आता है 7, वो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे है और मैं यूनियन ले रहा हूँ, यानी कि फिर मैं लिख दूंगा 7। फिर ये है 8, वो लिख दूंगा। फिर ये है 9, ये लिख दूंगा। फिर 10, ये लिख दूंगा। फिर 11 12, वो मैं लिख दूंगा 11 12। अब ये देखिए, ये है 13, वो मैं लिख दूंगा 13। 14 15 16, फिर इसके बाद ये देखिए 17 18, ये है 19 20। 20 के बाद 21 आता है, वो यहाँ पे है 21 22 23, ये है 24 और ये है 25, यानी कि चल रहे हैं तरतीब से कहाँ तक? 25 तक। अब ये मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ ना, वो ये देखें, 5 6 7 8 9 10 सो 21 तक, सॉरी 25 तक कहाँ पे है? ये है 5 6 7 8 9 10 सो 21 तक। अब इसका नेम क्या है? यू। ये है यू के इक्वल ना, तो फिर सिंपल मैं इसकी जगह लिख दूंगा यू। और लेफ्ट साइड है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, लिख दूंगा ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। यही प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इससे नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 9 सेंटीमीटर, यानी कि एक दायरा है जिसका रोदास 9 सेंटीमीटर है। तो रेडियस मेरे पास आ गया है 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया, कि मैंने एरिया फाइंड करना है किसका? सर्कल का, दायरे का रकबा मालूम करना है। और ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फिर इस तरह का क्वेश्चन होने हैं। एरिया का फार्मूला होता है सर्कल के एरिया का, पाई आर स्केयर। अब पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 3.14 और आर किसके इक्वल है? 9 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 9 सेंटीमीटर। आर का स्केयर है तो आर का स्केयर वैसे ही। अब ये देखिए 3.14 वैसे ही ब्रैकेट में, 9 का स्केयर 81 और सेंटीमीटर का स्केयर भी वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज। अब 3.14 इस पाई की वैल्यू को जब आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 254.5 और ये सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही। सिंपल इतना सा ये आंसर है, सिर्फ आपको ये एरिया का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब आप अगर सोच रहे हैं कि सर पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इस लिहाज से भी आप काट सकते हैं, लेकिन बाद में भी डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो मैंने पाई की वैल्यू डेसिमल वाली यूज़ कर ली है। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का एक क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है जिसका कतर जोन है वो है 12 सेंटीमीटर, तो डी इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के दायरे का मुहीत मालूम करे। मुहीत सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट किया जाता है कि मैंने ये फाइंड करना है। अब सर्कल यानी कि दायरे का सर्कमफ्रेंस का पता क्या फार्मूला है? सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है मुहीत का C इक्वल पाई डी, यानी कि पाई और डी डिनोट किया जाता है डायमीटर को यानी कि इसके कतर को। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 3.14 वैसे ही, और डायमीटर क्या है? 12 सेंटीमीटर। जब आप कैलकुलेटर पे या वैसे 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.68, और ये सेंटीमीटर वैसे ही, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये फैक्टराइज के फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। ये छोटे से क्वेश्चन है, बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं, तो मैंने बड़े ही आसान तरीके से समझाया है आपको। अब ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि कैसे इसका पैटर्न है। ये देखें, डाय थोड़ी तजज़ी करने के लिए ना, ये जो एक्स स्केयर या जो भी यहाँ पे स्केयर वाले के साथ कांस्टेंट होता है ना, इसको जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाता है मेरे पास 42। अब फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिख लेना है और लास्ट वैल्यू को वैसे लिख लेना है। अब सेंटर वाली रकम जो सी होती है ना, मिड टर्म, इसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। इस लिहाज से तोड़ा जाता है, सुनिएगा, कि इनको प्लस करूँ या माइनस करूँ 19 आए, और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 42 आए। तो ये देखें, मैं यहाँ पे लिखूँगा 21x माइनस 2x। ये देखें 21 माइनस 2 19, और कैलकुलेटर पे करके देख ले, चाहे 21 मल्टीप्लाई 2 वो 42 ही जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है कि मुश्तरी क्या है इनमें? वो है 7 और x, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आ जाता है। तो 7 कॉमन निकाला है, x भी कॉमन निकाल लिया, बाकी यहाँ पे रह गया है x प्लस 7 का टेबल अगर मैं 3 तक रीड करूँ तो 21 आ जाता है, और x भी कॉमन आ गया है, मीन ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट टू टर्म में से देखें, नेगेटिव दोनों के पास है, वो कॉमन आएगा, और 2 ये कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। अब 2 कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा x। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 2 3 टाइम 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब x+3 ये सेम है ना, इनको मैं कॉमन निकाल लूँगा, यानी कि एक दफ़ा लिख लूँगा x+3, बाकी रह जाएगा 7x माइनस 2। अब ये देखें, अगर ये सेम आए ना, इसका मतलब है कि हमारी तजज़ी फैक्टराइजेशन सही हुई है। अगर सेम ना आए, इसका मतलब है क्वेश्चन गलत है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा, देखिए एरिया वाला एक क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे वहाँ लिखना याद नहीं था रहा। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, और उर्दू मीडियम वालों के लिए होगा कि एक दायरा है जिसका रदास 5 सेंटीमीटर है, तो रदास रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया, तो फिर मैंने एरिया फाइंड करना है, यानी कि उसका रकबा फाइंड करना है। ये मैंने लिख दिया कि ये मैंने मालूम करना है। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला अभी आगे भी लिखवाया है, शाबाश बताएं क्या है? पाई आर स्केयर। अब पाई की वैल्यू क्या है बेटा? 3.14, और रेडियस किसके इक्वल है? 5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, आर का स्केयर है तो मैंने ये स्केयर लिख दिया है। अब ये 3.14 ब्रैकेट 5 का स्केयर वो आ जाएगा 25, और ये सेंटीमीटर का स्केयर भी वैसे ही आ जाएगा। अब इस 25 को जब मैं 3.14 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 78.5, और सेंटीमीटर का स्केयर। अब मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको इसलिए नहीं करके दिखा रहा, ना कैलकुलेटर पे दिखा रहा हूँ कि अब आप 7 क्लास के स्टूडेंट हैं, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, ये आपको आता है। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, फैक्टराइजेशन वाला ही एक क्वेश्चन, क्योंकि फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट अब बता रहा हूँ। एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 18, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए पैटर्न वही है कि एक्स स्केयर के साथ वेरिएबल के स्केयर वाली के साथ जो कांस्टेंट है 1 है। इस 1 को जब आप लास्ट वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 18 वो 18 ही आता है। अब फर्स्ट वाली वैल्यू वैसी लिख लेनी है, और लास्ट वाली वैसे ही। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है, कि प्लस करूँ 9 आए और मल्टीप्लाई करूँ 18 आए। तो ये देखें 6x प्लस 3x, 6 प्लस 3 9, और 6 मल्टीप्लाई 3 18। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? इनमें से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 6। सेकेंड टू टर्म में से मुश्तरी क्या है? 3, तो बाकी रह जाएगा x प्लस 3। 6 टाइम 18 है तो यहाँ 6 रह जाएगा। x प्लस 6 दोनों में सेम है, एक जैसे हैं, तो x प्लस 6 इंटू
एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, वेरीफाई उर्दू मीडियम के लिए होगा कि हल करें या साबित करें कि ये वाला इसके इक्वल है, कि लेफ्ट हैंड साइड सेंटर में इक्वल आ गया है ना, जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं अलजबरा वाले, लेकिन मैं बड़े ही स्लो स्पीड से और ध्यान ध्यान से आपको समझाऊंगा कि आपको साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। 2/5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 20, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ये एसोसिएटिव ला है वैसे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, आपको पता है कि पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, आगे भी बताया है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं यूनियन वाले क्वेश्चन में। अब ब्रैकेट में देखिए प्लस हो रहे हैं, तो जब भी सेंटर में प्लस या माइनस आए तो मतलब एलसीएम लिया जाता है। अब ये देखिए, ये 5 है और ये 10 है। मैं 10 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है, इसलिए 10 ही मैं लिख दूंगा, इसी के अंदर 5 आ जाएगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये समझिएगा ज़रा, बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं। ये 2 है, मैंने वैसे लिख लिया है। 2 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 5, लेकिन यहाँ पे है 10। तो 5 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँगा कि 10 आ जाए? तो 5 2 टाइम 10, उस 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 5 2 टाइम 10, शाबाश, प्लस अब ये 3 है, वैसे ही आ जाएगा। अब ये 10 है डिनोमिनेटर में इसके, तो इसलिए इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्लस 9 डिवाइडेड बाई 20। अगर नहीं समझ आई, मैं इस तरह के 2-3 और क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 डिवाइडेड बाई 20 वैसे ही। अब 4 प्लस 3 वो आ जाएगा 7, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये 9/20 वैसे ही आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 20। अब यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा 20 के लिहाज से, क्यों? क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है। अब ये 7 वैसे ही, इसके नीचे 10 है, तो 10 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँगा कि ये 20 आ जाए? तो 10 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 20 प्लस 9, इसके डिनोमिनेटर में 20 है, इसलिए ये इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये देखिए, 7 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 14। चलिए नीचे नीचे कर ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। 7 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 20। 14 प्लस 9 वो मेरे पास आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 20। ये मेरी आ गई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड ले लूँगा, और राइट हैंड साइड क्या है, ये है 2/5 प्लस 3/10। तो मैं लिख लूँगा 2/5 प्लस 3/10, ये ब्रैकेट में है। फिर प्लस 9/20 प्लस 9/20। तो ये देखें, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करूँगा, ये 2/5 वैसे ही प्लस, अब ये देखें 10 है और 20 है, तो मैं 20 लिख लूँगा क्योंकि 10 के टेबल में 20 आ जाता है। 3 आ गया है, इसके डिनोमिनेटर में है 10, तो 10 को कहाँ तक रीड करूँ? 20 आ जाएगा, तो 10 2 टाइम 20 प्लस 9, 20 सेम है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय मैं यहाँ पे साइड पे समझाने लगा हूँ। इससे आगे ये है कि ये 2/5 वैसे ही प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 20 ब्रैकेट क्लोज। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 प्लस 9 वो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 20। अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ आ जाए आपको। अब ये देखिए 20 है और इस तरफ है 5, लेकिन मैंने 20 लिखा है, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 20 आ जाता है। अब ये 2 का डिनोमिनेटर में 2 के नीचे 5 है, लेकिन यहाँ पे है 20, तो 5 का टेबल कहाँ तक रीड करूँगा? 20 आ जाए, तो 5 4 टाइम 20, वो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस 15, इसके डिनोमिनेटर में 20 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब 2 4 टाइम 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 20। 8 प्लस 15 वो क्या है? 23 डिवाइडेड बाय 20। अब ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था? 23 डिवाइडेड बाय 20, और राइट हैंड साइड का भी क्या आंसर आया है? 23 डिवाइडेड बाय 20। तो फिर सिंपल मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इस तरह के एक और क्वेश्चन के प्रूव डैट, साबित करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ।
ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ज़रा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप घबरा ही जाएँ, वैसे इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रा ध्यान से समझिएगा ये। अब पहले ब्रैकेट वाला मैं सॉल्व करूँगा। ये आ जाएगा 5/10। पहले ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये वैसे आ जाएगा 15/20। पहले मैंने साइन को अरेंज किया है, +8/7 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट एलसीएम लेने लगूँ मैं, 20 लूँगा। क्यों? क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है। 5 के डिनोमिनेटर में 10 है, 20 नहीं है, तो 2 टाइम, कैसे 2 के 10 2 टाइम 20, इसलिए ये मैंने 2 लिखा है। -15, 20 सेम है तो वो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, +8/7 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट ना मैं ये सॉल्व करने लगूँ, आपने इसके आगे ये लिखना है कि 5 × 2 वो आ जाएगा 10, -15 वैसे ही, /20 ब्रैकेट क्लोज, +8/7 वैसे ही। 10 - 5 वो बाकी रह जाएगा, -5/20 +8/7। अब ये देखिए इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, क्योंकि सेंटर में प्लस आ गया है तो मैं यहाँ पे 20 भी लिख लूँगा और 7 भी लिख लूँगा। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि 7 के टेबल में 20 नहीं आता, इसलिए मैंने 7 भी लिख लिया है। अब ये देखें -5, समझिएगा ज़रा ध्यान से, -5 के नीचे 20 है, ये 20 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। +8, दोबारा देखें 8 के नीचे 7 है, ये है, 20 नहीं है, तो ये फिर 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 × 7 वो आ जाता है 35, उसके साथ नेगेटिव है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है -35। अब +8 × 20 वो आ जाएगा 160, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा +160 डिवाइडेड बाय क्या है 20 × 7 जो कि आता है 140, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 140। अब माइनस प्लस माइनस के 160 में से 35 को नेगेटिव करना है, तो बाकी रह जाता है 125 और डिनोमिनेटर में 140। ये लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब मैं सॉल्व करूँगा इसकी राइट हैंड साइड। वो क्या है? ये है 5/10 - 15/20, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 5/10 और ब्रैकेट में -15/20, फिर है +8/7, +8/7 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए 5/10, तो मैं लिख लूँगा 5/10 प्लस, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करने लगा हूँ। अब ये देखिए 20 है और 7, तो मैं 20 भी लिख लूँगा, 7 भी, क्योंकि 7 के टेबल में 20 नहीं आता। -15 मल्टीप्लाई के -15 के नीचे 20 है, 7 नहीं है, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, +8 इसके नीचे 7 है, 20 नहीं है, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वैसे ही 5/10 +15 × 7 वो आता है 105 और नेगेटिव साइन वैसे ही, +8 × 20 वो आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 20 × 7 140 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 5/10 वैसे ही आ जाएगा 5/10, फिर इससे नेक्स्ट प्लस, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्लस, ये देखे 160 -105, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो 160 में से जब 105 नेगेटिव करूँगा तो बाकी रह जाएगा 55, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 55 डिवाइडेड बाय क्या है 140, आ जाएगा 140। अब इनका मैं एलसीएम लूँगा, 140 लिख लूँगा, क्योंकि 10 के टेबल में 140 आता है, तो ये देखिए 5 वैसे ही। अब 5 के डिनोमिनेटर में 10 है, 140 नहीं है, तो 10 को कहाँ तक मैं रीड करूँगा 140 आ जाए, तो 10 14 टाइम 140, तो 10 को जब 14 से मल्टीप्लाई करें फिर 140 आता है, तो वो 14 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, +55 इसके डिनोमिनेटर में 140 है, तो इससे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 5 × 14 वो आ जाएगा 70 +55 वैसे ही। अब 70 +55, पहले मैं नीचे 140 लिख लूँ, 70 +55 वो आता है 125 डिवाइडेड बाय 140। ये देखिए ये आया है राइट हैंड साइड का आंसर और ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो सिंपल मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट देखें मल्टीप्लाई का इस तरह है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव वाला क्वेश्चन
प्रूव डैट उर्दू मीडियम के लिए होगा साबित करें, जिसकी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। क्वेश्चन थोड़े लेंथ ही हैं, लेकिन देखें है बड़े ही आसान और मज़े वाले क्वेश्चन है ये तो। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं कि ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 5, चले एक स्टेप में और आपके लिए बढ़ा देता हूँ कि 3 × 5 डिवाइडेड बाय 7 × 2 ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 के साथ। अब ये देखिए 3 × 5 वो आ जाता है 15, डिवाइडेड बाय 7 × 2 वो आ जाता है 14, और मल्टीप्लाई 1/5 ऐसे ही। अब ये देखें 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15, यहाँ पे मैं सॉल्व करने लगा आगे। ये है कि 3 आ जाएगा ना, तो वो मैं 3 वैसे लिख लूँगा, डिवाइडेड बाय 14 है तो वो मैं 14 वैसे लिख लूँगा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड ये है 3/7 5/2। मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है 3/7 मल्टीप्लाई 5/2। इससे नेक्स्ट है 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। 7 क्लास के इसी तरह आपको समझ आ रही है, इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड हैं, तो आप इस चैनल में देखें, आपको सारी बुक्स के ऑलमोस्ट लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप उनको रेडी करें और फाइनल के लिए, फाइनल टर्म के लिए भी तैयारी स्टार्ट करते हैं मिड टर्म के बाद। अब ये 3/7 वैसे ही मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल, नोमिनेटर में क्या रह गया 1 और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया 2, मैं वैसे लिख दूंगा। अब ब्रैकेट ही ख़त्म ही कर देता हूँ क्योंकि एक ही है ये टर्म। अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 टाइम 3 और 7 2 टाइम वो आ जाएगा 14। ये है इसकी राइट हैंड साइड 3/14। 3/14 ही लेफ्ट हैंड साइड थी, तो सिंपल मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, इस तरह के एक और क्वेश्चन है, वेरीफाई करें, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी है। तो पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो -2/3 मल्टीप्लाई। अभी देखिए सेंटर में नेगेटिव का साइन है, मतलब एलसीएम लूँगा मैं, तो मैं 8 लिख दूँगा। क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में 8 आ जाता है। ये 6 वैसे ही माइनस, क्योंकि 6 का डिनोमिनेटर में 8 है, ये भी 8 है, इसलिए इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। -1, अब 1 के डिनोमिनेटर में 4 है, 4 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, तो 4 2 टाइम 8, तो वो 2 इसमें मैं 1 के साथ लिख दूँगा। अब ये -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, ये देखिए 6 -1 2 टाइम 2 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज। अब ये -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 6 -2 वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही। अब 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8, यानी कि ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी मेरे पास क्या रह गया, ऊपर 1 और नीचे 3, और ये माइनस है, तो सिंपल मैं लिख दूंगा यहाँ पे -1/3। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब राइट हैंड साइड जो कि ये है वो लूँगा -2/3। यहाँ पहले मैं लिख लूँगा कि मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगा हूँ। ब्रैकेट में -2/3, फिर मल्टीप्लाई 6/8 माइनस, मल्टीप्लाई 6/8 माइनस क्या है -2/3 मल्टीप्लाई 1/4 -2/3 मल्टीप्लाई 1/4 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा मैं, बाद में इसको करूँगा। ब्रैकेट सॉल्व करने लगा हूँ तो ये देखिएगा 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8। अब दोबारा 2 पे कैंसिल हो रहे हैं कि 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 3। इसके साथ माइनस है, वो मैं लिख दिया है माइनस, डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम वो आ जाएगा 6, और ब्रैकेट वैसे ही। समझ आ गई होगी आपको। दोबारा देखिए, मैं ये समझाता हूँ आपको अब कि ये माइनस है, वो मैंने लिख दिया है माइनस वैसे ही। 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 ऊपर नीचे कट हो जाता है। अब 1 1 टाइम 1 और 3 2 टाइम वो आ जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं लिख दूंगा -3/6 माइनस माइनस प्लस 1/6। अब यहाँ पर मैं 6 के लिए एलसीएम लेने लगा हूँ। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है, अगर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म नोमिनेटर वैसे ही आ जाती है -3 + 1। अब -3 + 1 यहाँ पे मैं साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ। -3 + 1 वो आ जाएगा -2
डिवाइडेड बाय 6। अब ये माइनस वैसे ही 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, वो आ जाएगा 1/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, सिंपल मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब ये देखें, सॉल्व द इक्वेशन के इन इक्वेशन को हल करें उर्दू मीडियम के लिए। ये इक्वेशन है 8x माइनस 13, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, वैसे इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब ये देखें 8x वैसे ही आ जाएगा -13 इक्वल 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x और 4 2 टाइम 8 और ये माइनस वैसे ही। अब इनको मैंने सॉल्व करना है, यानी कि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 8x वैसे ही प्लस 4x है उस तरफ जाएगा तो -4x इक्वल ये -8 वैसे ही -13 है इस तरफ आएगा तो +13। 8x माइनस 4x वो बाकी रह जाएगा 4x इक्वल माइनस प्लस माइनस तो 13 माइनस 8 वो मेरे पास आ जाएगा 5। x फाइंड करना है मैंने, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड तो 5 डिवाइडेड बाय 4 ये x की वैल्यू है, ये इसका आंसर है, यही फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा कि हल करें, यानी कि सॉल्व दिस इक्वेशन क्या है। 28 माइनस एक्स इक्वल 17 प्लस 3x, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें -x 28 में यहाँ पे रहने देता हूँ, ये प्लस है। चलिए आप अगर यहाँ पे पहले x लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -x, ये +3x है इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा -3x इक्वल ये 17 वैसे ही ये +28 है ना उस तरफ जाएगा तो -28। मुश्किल नहीं बनाना आप, ये देखें ये माइंड में रखें कि मैं x को एक तरफ ले गया हूँ और x के बगैर वाले दूसरी तरफ ले गया हूँ। अब -x और -3x ये आ जाएगा -4x और 17 माइनस 28 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 28 में से मैं 17 को जब नेगेटिव करूँगा बाकी रह जाएगा 11। अब 28 बड़ी वैल्यू है, 17 छोटी है, 28 के साथ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। मैंने x फाइंड करना है, ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके -4 डिवाइड हो जाएगा तो ये देखिए ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 11/4, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, अगर एक मुसाविल अजला मुसल्लस ABC बनाए, यानी कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर मुसाविल अजला मुसल्लस क्या होती है ये सुनिएगा, ऐसी मुसल्लस जिसकी तीनों साइडें एक जैसी हो, यानी कि ये देखिए मैंने एक ट्राइंगल बनाई है ना, अगर ये भी अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसी मुसल्लस को इक्विलेटर ट्राइंगल कहते हैं। वो कह रहा है जिसकी अजला जिला की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी लेंथ जो सी वो 4 सेंटीमीटर है। आपने अब ड्रा कैसे करनी है समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। आपने अपनी पेंसिल लेनी है और स्केल लेना है, उस स्केल को आपने अपने पेज पे रखना है, इस पेज पे। तो आपने ये देखिए यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4, तो आपने 0 से लेकर 4 तक एक लाइन ड्रा कर लेनी है। अब ये लाइन फिर कितनी हो गई, ये लाइन हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। अब आपने अपनी पनकार पकड़नी है, पनकार मीन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए होगा ये कंपास पंपस भी कहा जाता है इसको। आपने पनकार को 4 सेंटीमीटर स्केल की मदद से ओपन करना है, फिर उसको आपने इस पॉइंट पर आकर एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ से। जब आप आर्क लगाएंगे ना तो इस तरह की एक आर्क लगेगी, एक कर्व लगेगी, फिर उतनी ही पनकार ओपन रखकर आपने इस पॉइंट पर रखनी है और इस यहाँ पर आपने एक आर्क लगानी है, वो इस पहले वाली आर्क को एक पॉइंट पे टच करेगी। फिर ये जो पॉइंट मिला है ना, आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट को इससे भी मिला देना है और इस पॉइंट को इससे भी मिला देना है और इसको नाम दे देना है ए का, इसको नाम दे देना है बी का, इसको नाम दे देना है सी का। फिर ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, चाहे आप स्केल की मदद से देख लीजिएगा। इस तरह आपने इसका आंसर करना है। अब इस तरह का ये देखें, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटर ट्राइंगल, दोबारा एक इक्विलेटर ट्राइंगल है एक्स वाई जी, कह रहा है इसकी बेस 5.5 सेंटीमीटर है। अब आपने पता है क्या करना है, पहले 4 सेंटीमीटर ड्रा किया था, अब आप स्केल की मदद से 0 1 2 3 4 5 और 6 के दरमियान आपने समझ ले ये 6 है और ये 5 है। अब इनके दरमियान जो पॉइंट होगा ना, स्टार्ट से लेकर आपने वहाँ तक एक लाइन ड्रा कर लेनी है। जब ये लाइन ड्रा करेंगे तो वो होगा 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने अपनी पनकार स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर ओपन करनी है। जब आप ओपन करेंगे
फिर इस पॉइंट पर आकर आपने एक आर्क लगानी है, समझ ले ये आर्क लगी। फिर उतनी ही प्रकार आपने चेंज नहीं करनी, इस पॉइंट पर आकर आप जब आर्क लगाएंगे तो पहले वाली आर्क को एक पॉइंट पर टच करेगी। वो जो पॉइंट होगा उसको आपने इससे भी मिला देना है और उस पॉइंट को आपने इससे भी मिला देना है। इसको कह दें एक्स, इसको कह दें वाई, इसको कह दें जी, इसको कह दें 5.5 सेंटीमीटर और इसको भी 5.5 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर इस तरह। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, इस तरह की भी स्टेटमेंट आ सकती है ज्योमेट्री में कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी। एक्स वाई जी एक ट्राइंगल बनानी है जिसमें वो कह रहा है एक्स वाई 7.5 सेंटीमीटर है, यानी कि आपने स्केल की मदद से 7.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करनी है। समझ ले ये मैंने लाइन ड्रा की है 7.5 सेंटीमीटर। लाइन आपको ड्रा करनी आती होगी। एक्स वाई है, इस पॉइंट को आपने कह देना है एक्स, इस पॉइंट को कह देना है वाई। अब ये देखें, मेजरमेंट वाई जी इक्वल है 6.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल वाई इक्वल है 60 सेंटीमीटर। तो पहले आपने ये ड्रा करना है, फिर ये ड्रा होगी, उसके बगैर नहीं ड्रा होगी। अब कैसे करना ये देखें, ये एक्स है, ये वाई। अब आपके पास डी है ना, ये इस शेप की, डी शेप की, जहाँ पर एंगल लिखे होते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, उसको सेंटर वाला पॉइंट आपने डी का यहाँ पे रखना है। जब यहाँ पे रखेंगे उसमें एक यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा 60 डिग्री और एक इस तरफ होगा 60 डिग्री। आपने इस तरफ 60 डिग्री है ना, उसके सामने आपने पॉइंट को हाईलाइट कर देना है। फिर डी को आपने उठा लेना है, फिर पेंसिल और स्केल की मदद से ये जो पॉइंट आया था ना 60 डिग्री, इसको आपने मिला के बढ़ा देना है। अब आपने जब बढ़ा दिया है ना, फिर आपने स्केल पकड़ना है और स्केल को यहाँ पे रखना है और 6.5 सेंटीमीटर। जब आप स्केल को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के दरमियान ऑलमोस्ट समझ लें यहाँ पे है 0.6, 0.5, उसको आपने हाईलाइट कर देना है। ये आपकी लेंथ होगी 6.5 सेंटीमीटर और ये जो पॉइंट आया है ना, इसको आपने इस एक्स से मिला देना है और यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये एंगल 60 डिग्री है। ये रफ सी बनी है, जब आप ड्रा करेंगे तो बड़ी नीट बनेगी। इस तरह मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, आपने ये डायग्राम ड्रा कर लेनी है एक्स वाई और इस पॉइंट को आपने कह देना है जी। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि अजमल मंथली इनकम इज़ ₹60,000, कि अजमल की महीने की आमदनी कितनी है, 60,000 रुपये। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मंथली इनकम और उर्दू मीडियम के लिए लिखेंगे महाना आमदनी। ये देखिए मैंने लिख ली है, वो कितनी है, ₹60,000, ये मैंने लिख ली है। अब हाउ मच इनकम टैक्स विल ही पे एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन द एनुअल इनकम, के जो उसकी सालाना आमदनी है उसमें से उसने 2.5% टैक्स अदा करना है। अब देखिए ज़ुकात की भी शरह भी इतनी ही होती है 2.5%। तो अब ये भी आप सीख लें कि ज़ुकात कैसे फाइंड करते हैं। व्हेन एक्सेप्टेड अमाउंट इज़ ₹6 लाख, यानी कि उसकी 6 लाख जो सी कीमत है ना, इसका मतलब है कि उसने 6 लाख की अमाउंट का टैक्स पे किया है। साल की अमाउंट मैं फाइंड करूँगा, फिर उसमें से इस 6 लाख को नेगेटिव कर दूंगा, बाकी जितनी अमाउंट रह जाएगी ना उसका टैक्स फाइंड करना है। ये समझिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मंथली इनकम ये है, सालाना की बात आई है ना, ये देखिए एनुअल। तो पहले एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक महीने की उसकी तनख्वाह ये है, तो 12 महीने की तनख्वाह मैं फाइंड करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा एनुअल इनकम, सालाना आमदनी वो कितनी है 12 मल्टीप्लाई उसके एक महीने की आमदनी। अब ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 6 टाइम 72 और बाकी 4 ज़ीरो है वो मैं वैसे लिख लूँगा कि 7,20,000 उसकी सालाना आमदनी है। अब उसने इस अमाउंट का कि 6 लाख का उसने टैक्स अदा कर दिया है। अब पहले मैं इस अमाउंट में से 6 लाख को नेगेटिव करूँगा, बाकी जो अमाउंट रह जाएगी ना उसका मेरे टैक्स फाइंड करना है। तो पहले यहाँ मैं हेडिंग दूंगा कि टैक्स एबल इनकम, पहले मैं वो इनकम फाइंड करूँगा जिसका उसने टैक्स पे करना है। तो टोटल इनकम उसकी सालाना कितनी है, 7,20,000 रुपया माइनस 6 लाख नेगेटिव कर दूंगा कि इसका उसने पहले ही टैक्स अदा कर दिया हुआ है। तो जब नेगेटिव करूंगा बाकी रह जाएगा 1,20,000 रुपया, कि इतने पैसों का उसने टैक्स अदा करना है। तो अब मैं हेडिंग दूंगा टैक्स इनकम, जो कि कितनी है 2.5%, 2.5%। अब ये कैसे फाइंड करते हैं ये देखिएगा, 2.5 वैसे ही परसेंटेज फाइंड करते हैं कि टोटल अमाउंट, ये उसने इस अमाउंट का इस अमाउंट की इनकम देनी है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1,20,000
20,000 रुपया, और परसेंटेज का जब साइन ख़त्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये देखें, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी क्या रह गया है 2.5 मल्टीप्लाई क्या रह गया है 1,200 रुपया। वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1,200। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, कि उसने सिर्फ 3 रुपया टैक्स अदा करना है। अब इससे नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन है, अ मैन परचेज अ ड्रेस फॉर रुपीज़ 6200, के एक आदमी ने 6200 रुपये में एक लिबास खरीदा है। तो सबसे पहले मैं लिबास की कीमत लिख दूंगा कि कास्ट प्राइस, की कीमत खरीद उसकी कितनी है, उर्दू में कोई मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। ये है रुपीज़ 6200। इसने इसे आगे ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, उसने इसे 5% के मुनाफे पर सेल कर दिया है। प्रॉफिट पे सेल किया है ना, तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा कि प्रॉफिट कितनी, प्रॉफिट 5%। 5% अभी मैंने आगे बताया है कि परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं। 5% का जब साइन ख़त्म करते हैं तो 100 पे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितनी थी, ये थी 6200, वो मैं लिख दूंगा 6200। फाइंड मैंने क्या करना है, इसकी सेलिंग प्राइस कि उसने कितने का सेल किया है वो मैंने फाइंड करना है। पहले ये मैं इसकी प्रॉफिट फाइंड कर लूँ। ये देखें, ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल, और कैलकुलेटर पे चाहे वैसे आप करें 5 × 62 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 310, कि इतने पैसे उसकी प्रॉफिट हुई है। और उर्दू मीडियम के लिए आएगा यहाँ पर नफ़ा, प्रॉफिट की जगह पर उर्दू मीडियम में नफ़ा लिखा जाता है, नफ़ा इक्वल 310, और इंग्लिश मीडियम में लिखना है प्रॉफिट इक्वल 310। अब फाइंड द सेलिंग प्राइस, क्या मैंने फाइंड करना है इसकी सेलिंग प्राइस, उर्दू मीडियम के लिए कीमत फ़रोख्त। अब मैंने सेलिंग प्राइस फाइंड करने कितने का सेल किया है, ये देखें सूट कितने का मेरे पास 6200, इतना मुझे नफ़ा हुआ है। वो नफ़ा मैं जब ऐड कर दूंगा तो फिर मेरे पास कितने का सूट होगा, 62 + 300 वो आ जाएगा 6500, और ये 10 वैसे ही, तो रुपीज़ 6510 इतने का उसने सूट जो सा है वो फ़रोख्त किया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट वाला क्वेश्चन, आलिया परचेज्ड आर ड्रेस फॉर रुपीज़ 3500। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ सिर्फ नाम चेंज हो गया है और अमाउंट चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट वही, अगर आपको वो समझ आ गया ठीक है, नहीं आई तो दोबारा समझे। इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट और क्लियर करवा दूंगा कि कास्ट प्राइस मेरे पास कितनी है, कि कितने का मैं उसने आलिया ने सूट लिया है। सूट है 3500 का, और उर्दू मीडियम वाले लिख लेना है कीमत खरीद, कास्ट प्राइस को उर्दू में लिखा जाता है कीमत खरीद। शी सोल्ड इट फॉर हर फ्रेंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% मुनाफा रख के उसने अपनी दोस्त को सेल कर दिया है, फरोख्त कर दिया है। और उर्दू मीडियम वालों के लिए नफ़ा भी लिख सकते हैं और मुनाफा भी लिख सकते हैं। कितना है 5%, तो पहले परसेंटेज फाइंड करूँगा, परसेंटेज का साइन ख़त्म तो 100 से डिवाइड, अमाउंट कितनी है 3500, ये मैं लिख दिया है। अब ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल, 35 × 5 वो आ जाएगा 175, कि इतने पैसे उसको प्रॉफिट हुई है जब उसने वो सूट अपनी दोस्त को सेल किया है। फाइंड द सेल्स प्राइस, उसने कितने का सेल किया है वो मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिख लूँगा कि सेल प्राइस वो क्या है, कि टोटल प्राइस सूट की जो कि थी 3500, और मुनाफा कितना था 175, तो ये कितना हो गया है 3675, कि इतने पैसे का सूट उसने फ़रोख्त किया है। ये है इसका आंसर, और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।